हिंदू परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। फिरोजपुर सदर में हिंदुओं के गांव पर अटैक हुआ है और ये कोई पहला मामला नहीं है। 5 हिंदू परिवारों को घर में बंद कर आग लगा दी गई। हिंदू परिवारों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के साथ घर में लूटपाट भी की। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में किस तरह से अल्पसंख्यकों का जीना मुहाल किया जा रहा है। कट्टरपंथी हावी। ये पहला मौका नहीं है जब हिंदू परिवारों को घर में बंद करके आग लगा दी गई। सबसे नया मामला फिरोजपुर का ही है। इससे पहले चट्टग्राम और डुमरिया तला गांव में भी ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं, यानी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर इससे बड़ी कालिख और क्या पूछ सकती है कि लगातार हमले हो रहे हैं और इन्हें रोका नहीं जा पा रहा है। कट्टरपंथी ताकतें हावी होती नजर आ रही। तो ये तस्वीरें देखिए अलग अलग जगह की हैं, लेकिन हालात एक जैसे ही। अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं से नफरत की खौफनाक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बर्बरता बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले के डुमरिया गांव में हमला पलाश कांति साहा के घर को घेर कर किया गया। यहां कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू परिवार को घर में बंद कर आग लगा दी। 3 हिंदू परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तीनों घर के लोग बच गए हैं। लोगों की जान जैसे तैसे बच पाई है, लेकिन घर और सामान जलकर राख हो गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंदू परिवारों को एक एक कर टारगेट किया जा रहा है। और यह सवाल तो उठेगा ही कि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आने के बाद, सरकार का मुखिया बनने के बाद बांग्लादेश की ये क्या हालत कर दी। बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है उसका एक केंद्र बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी। जहां हिंसा हुई वहां के कुछ आंकड़े अब आपको बताते हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसमें हिंदुओं को कैसे निशाना बनाया जा रहा है वो आप जरा देखिए। ढाका की अगर बात करें तो मुस्लिम यहां 93% हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं 6% हैं। यहां दंगे हुए, चिटगांव में दंगे हुए, यहां पर भी आप देख लीजिए 90% और 7% की आबादी। राजशाही में दंगे हुए जहां पर मुस्लिम 93% हैं, हिंदू 5% हैं। यानी अल्पसंख्यकों को लगातार उन इलाकों में निशाना बनाया जा रहा है। भालुका में भी दंगे हुए हैं, यहां पर 96% मुस्लिम और हिंदू 4% हैं। नेत्रकोना में दंगे हुए, यहां पर 95% मुस्लिम, हिंदू 5%। जमालपुर में दंगे हुए, इसी तरह से झालकाठी में दंगे हुए। यानी लगातार उन तमाम इलाकों का पूरा ब्यौरा सामने आ रहा है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। माहौल पूरे देश में ऐसा बन गया है कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो हावी होती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बांग्लादेश से भी एक खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। और शोएब चौधरी साहब संपादक हैं ब्लिट्स के, ढाका से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ये देखिए शोएब साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब साहब आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। शोएब साहब, ये हो क्या रहा है? एक बार फिर हिंदू परिवारों के घरों में बाहर से ताला लगाकर घरों को आग के हवाले कर दिया गया। वो तो राहत की बात यह रही कि यहां पर कोई मारा नहीं गया, किसी की जान नहीं गई, पूरा घर जलकर खाक हो गया। यानी लगातार माइनॉरिटी कम्युनिटी को अभी भी टारगेट किया जा रहा है। इतना कुछ होने के बाद, पूरी दुनिया में इतनी भत पिटवाने के बाद भी मोहम्मद यूनुस की सरकार चुपचाप बैठी है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई। देखिए बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है ये पूरे के पाकिस्तान के प्लेबुक है। पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है और जो उसकी जो सरकार है वो उसका समर्थन करता है। बांग्लादेश में ये जो अभी आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जितने कुछ होता है इसके पीछे यूनुस की तानाशाही है। और एक चीज आपके अटेंशन में लाना चाहता हूँ कि परसों ही लंदन में हमारे बांग्लादेश की जो हिंदू माइनॉरिटी जब ये प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे लंदन में जी, हमारे हाई कमीशन के सामने, आप जानते हैं, तब वहाँ ये खालिस्तानी आतंकवादी आ गए अचानक, जो पाकिस्तानी आईएसआई की कठपुतली है, और आके हमारे हिंदू
जो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे, उनको इन्होंने क्या क्या हैरान करने की कोशिश की और नारा भी लगाए। सही कह रहे हैं आप। हमने वो तस्वीरें दिखाई थी शोएब भाई, हमने वो तस्वीरें दिखाई थी और उसमें बांग्लादेशी हिंदू भी थे और भारतीय भी वहां पर जो मौजूद हैं वो भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये खालिस्तान समर्थक जो थे ये बांग्लादेश की सरकार के समर्थन में वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे। हमने वो मगर मेरे जो कहना है समीर भाई के, ये हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई बहन गए थे, वहां खालिस्तानी का क्या लेना देना? तो खालिस्तानी को भेजा है पाकिस्तान ISI ने। और इससे साबित हो गया कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान की ISI है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार हम बात भी कर रहे हैं किस तरीके से पॉपेट बने हुए हैं यूनुस, लेकिन अब उनकी तरफ से ऐसा बयान सामने आया है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शोएब सर, लौटेंगे आपके पास। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बांग्लादेश का बेशर्म जवाब सामने आया है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को गलत तरीके से पेश किया गया है, बांग्लादेश विरोधी माहौल बनाने की कोशिश है। अलग बात है कि अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की तरफ से जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उस पर निंदा जताई गई है, और दूसरी ओर देखिए बांग्लादेश की तरफ से कैसा जवाब सामने आया है। तो हिंदू हिंसा पर यूनुस सरकार की बेशर्मी देखिए। बांग्लादेश ने कहा है कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार को बताया जा रहा है वो गलत तरीके से बताया जा रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर भारत की चिंता को खारिज कर दिया। हिंदुओं की मॉब लिंचिंग को गलत बताया गया है। आपराधिक घटनाएं, हिंसा की घटनाएं व्यवस्थित उत्पीड़न का उदाहरण नहीं है, ये भी बताया गया। क्या आगे कहा गया कि भारत का बयान सच नहीं है, मामला बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश में सांप्रदायिक सद्भाव की पुरानी परंपरा रही है, ये भी बांग्लादेश की तरफ से कहा गया। ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर दीपू चंद्र दास की हत्या हुई है। फैक्ट्री से निकालकर भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में हत्या की। 6 दिन के अंदर दूसरे हिंदू अमृत मंडल को पीट कर मारा गया, ये भी सफाई में कहा गया। चट्टोग्राम, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, यहाँ हिंदू परिवारों को घर में बंद करके मारने की कोशिश हुई है और हिजाब ना पहनने पर हिंदू महिलाओं को मारने की धमकी भी दी गई। तो देखिए तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहल सर, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश ने सफाई देने की कोशिश की है, यूनुस इस बात को कैसे नकार पाएंगे कि कट्टरपंथी मजहबी नारेबाजी कर रहे हैं? ISI के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथियों की भीड़ दिखाई दी है। पुलिस के हवाले दीपू चंद्र को सौंप दिया गया और ये जो एक एक कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उनकी तो अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तो इस पर कैसे सफाई दे सकते हैं यूनुस? प्रगति बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 साल रहा हूं मैं बांग्लादेश के अंदर, एक एक इंच बांग्लादेश का मैंने देखा है। भारतीय एम्बेसी के अंदर था मैं, और मैंने ये देखा था कि कभी भी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी। दोनों BNP का भी रूल देखा, अवामी लीग का भी रूल देखा, इतनी सिचुएशन बुरी नहीं थी जो आज बांग्लादेश के अंदर हो रही है। सिस्टमैटिक परसिक्यूशन हो रहा है हिंदूज का, और ये शुरू पिछले साल से ही हो गया था। और देखिए हिंदू पॉपुलेशन जो एक समय में 24% होती थी 1994 में, आज वो गिर के 7.9% तक आ चुकी है। एक चीज मैं बहुत अहम बताना चाहता हूं, ये सब कुछ सोची समझी स्ट्रेटजी के अंदर हो रहा है और यूनुस की जानकारी में हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप बिंदु देखिए 4 हैं बड़े इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसमें भारत का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा था, उसके सारे सिंबल्स पे हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू या उसका घर। दूसरी चीज, जो बंगाली अस्तित्व है, वहां पे बंगाली मुस्लिम लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा था बंगाली ज्यादा फोकस पे था और मुस्लिम उनका एक कैरेक्टर था, रिलीजन था, लेकिन बंगाली इस पे फोकस था, उनका कल्चर बंगाली था। उस कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह कल्चरल सेंटर्स पे हमले होते हैं। तीसरा, जो सेकुलर फैब्रिक दिखाने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेश, हिंदुओं पे कंटिन्यूअस अटैक हो रहे हैं, ये पिछले साल से लेके अब तक है। और ये सब के पीछे कट्टरवादी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये कट्टरवादी सोच कौन कर रहा है? जमाते इस्लामी और कुछ एलिमेंट्स जो नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी के हैं। और एक चीज, आखिरी चीज पे मैं बोलना चाहता हूं, ये जो कट्टरवादी हमले और हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये चाहते हैं कि भारत को प्रोवोक किया जाए और भारत के अंदर दंगे और
मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक्ट। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। शोएब साहब भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जानबूझकर हिंदुओं को, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा दी जा सके। शोएब साहब मुझे यह बताइए, डुमरिया तला गांव की जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं जहां पर 3 परिवारों को मारने की कोशिश हुई, जलाकर उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया, इस मामले में एक्शन क्या लिया गया है? शोएब साहब आवाज मिल रही है आपको? समीर भाई मुझे आप मुझे पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूं। डुमरिया तला गांव की जो तस्वीरें हमने दिखाई, हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई है, हालांकि उनकी जान बच गई किसी तरह, लेकिन पूरा घर जलकर खाक हो गया। कोशिश तो मारने की ही थी। इस मामले में एक्शन क्या हुआ है? इसको लेकर कुछ अपडेट है आपके पास? कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है? नहीं, एक्शन तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो यूनुस ने करवा रहा है, उसके आका पाकिस्तान या आईएसआई के इशारे पर। और बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के ऊपर जितने कुछ हो जाए, इसके साथ साथ और एक चीज देखिए, ये पिछले साल के जिहादी तख्ता पलट के बाद जितने लोग आर्मी के रिटायर्ड भारत के खिलाफ जो स्टेटमेंट दी, सबके सब अभी जमात इस्लामी की कैंडिडेट है आने वाले चुनाव में। सब जितनों ने स्टेटमेंट दिया भारत के खिलाफ, सब जमात इस्लामी की कैंडिडेट है। दूसरा है कि पिछले साल के जिहादी तख्ता पलट के साथ जो यूनुस की छात्र वही छात्र अभी कह रहे, एकदम ओपनली डिक्लेरेशन दे रहे कि वो पिछले साल जो मुग्धों का या अबू साइद का जो कत्ल हुआ, जिसको कैश किया यूनुस ने, ये पूरे मेटिकुलसली प्लॉटेड असैसिनेशन थे। ये इसको छात्र को वीडियो लगा के खून किया, वीडियो लगा के पहले कुछ काम करवाया, बाद में खून कर दी और सोशल मीडिया में इसको बूस्ट किया। तो बांग्लादेश में पिछले साल से जो पाकिस्तानी आईएसआई खेल रहे हैं, और इसकी नतीजा भी यूनुस हिंदू के अत्याचार के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, बल्कि वो क्या कर रहा है, उसके जो सो कॉल्ड इलीगल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डिनाई कर रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदू का कुछ नहीं है। आप सामने देख रहे वीडियो, दुनिया देख रहे, मगर यूनुस को दिखाई नहीं दे रहे, इसके लिए कि यूनुस ने काट के चश्मा पहने हुए हैं और यूनुस खुद एक जिहादी है। मैंने लगातार कहता रहा कि यूनुस खुद आज के दिन के लादेन है, और ये बांग्लादेश में ये तो जाति संहार नहीं, ये नरसंहार चल रहा है कि बांग्लादेश को एक हिंदू मुक्त पूर्व पाकिस्तान बनाने की कोशिश। मगर जैसे हमारे कोपेनिल साहब ने कहा, सम्मानित, के बांग्लादेश की सोशल फैब्रिक, ये बंगाली नेशनलिज्म, यहाँ कोई मुसलमान हिंदू वगैरह है नहीं, और बंगाली नेशनलिज्म, बंगाली की जो अस्तित्व है, इसके ऊपर अभी पाकिस्तानी आईएसआई ने अटैक कर लिया। और यही हालत बांग्लादेश में एकदम 1971 में थी कि मैंने वॉर ऑफ 1971। लेकिन बांग्लादेश के ये कौन से लोग हैं, चाहे वो जमात के भड़काने पर या किसी और तरीके से, वो ये भूल गए कि पाकिस्तान ने क्या जुल्मों सितम किए थे? इसी बांग्ला भाषी होने के नाम पर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर क्या जुल्मों सितम किए गए थे, और कैसे उन जुल्मों से आजादी दिलाई भारत ने, हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। ये कौन लोग हैं जो ये भूल गए, अपने ही देश का इतिहास भूल गए? समीर भाई, ये जो लोग पाकिस्तान के फेवर में काम कर रहे हैं, ये तो बंगाली भी है नहीं, और यूनुस खुद तो हमारे जो लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। और आपको शायद मैंने बताया तब पहले कोई प्रीवियस प्रोग्राम में कि बांग्लादेश में 8 लाख अटका हुआ पाकिस्तानी है, जिसको हम लोग बिहारी कहते हैं। सो ये 8 लाख अटका हुआ पाकिस्तानी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के जितने नाजायज बच्चे हैं, ये सब यहाँ ये सब कर रहा है, बंगाली इसके साथ है नहीं। 18 करोड़ बंगाली है नहीं। बिल्कुल, आप देखेंगे बांग्लादेश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश हो रही है सर। और जो सवाल यहाँ पर किया गया था डुमरिया की तस्वीरों को लेकर, बड़ा सवाल तो ये भी है कि अभी तक दीपू चंद्र दास के हत्यारे को भी कुछ नहीं किया गया है, उनको भी सजा नहीं मिली है। लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश पुलिस का नया झूठ भी सामने आ गया है। हादी के हत्यारे भारत के मेघालय भाग गए हैं, ये बांग्लादेश पुलिस ने कहा है। बीएसएफ ने बांग्लादेश पुलिस के दावों को खारिज किया है, बांग्लादेश पुलिस के दावों को गुमराह करने वाला दावा बताया है। बांग्लादेश पुलिस, मेघालय पुलिस में कोई बातचीत नहीं हुई है, ये बात भी साफ की गई है। तो ऐसा लगता है कि अब नजरुल इस्लाम पर
कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है, कोई दबाव है? क्योंकि पहले बयान आता है कि नहीं नहीं, भारत से तो कोई कनेक्शन है नहीं, हमें नहीं पता कि वो भारत भाग गए या कहां गए, हम तो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अचानक से पुलिस अपने बयान से यू टर्न लेती है और कहती है कि वो तो भारत भाग गए, मेघालय के अंदर घुस गए, जिसे बीएसएफ ने खारिज किया। आपने बांग्लादेश पुलिस का झूठ सुना, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे एक एक कर भारत ने बांग्लादेश के झूठ को बेनकाब कर दिया। बांग्लादेश अब यह कह रहा है, बांग्लादेश की पुलिस अब यह कह रही है कि हत्यारे तो भारत भाग गए। भारत ने कहा कि बांग्लादेश का यह जो दावा है यह सरासर गुमराह करने वाला है। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि मेघालय में हत्यारे छिपे हुए हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश पुलिस के दावे के कोई सबूत नहीं है और यह सरासर गलत है। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया हत्यारों को महिला को सौंपा है और भारत ने इसको लेकर सफाई दी है कि इस तरह की कोई जानकारी है ही नहीं। क्योंकि देखिए यहां पर भी बात को घुमाया गया है, बांग्लादेश की तरफ से पहले कुछ और बयान दिया गया था और अब कुछ और दावा। जी हां, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि मेघालय पुलिस से बात हुई है। भारत ने कहा औपचारिक या अनौपचारिक कोई बात हुई ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की जांच एजेंसी ने भी इस दावे को खारिज किया था कि वो भारत भाग गए। अब अचानक से यू टर्न ले लिया पुलिस ने। हत्यारों के भारत भागने के आरोपों के कोई सबूत नहीं मिले हैं, यह सच है। दोनों मुख्य आरोपियों की कोई लोकेशन नहीं मिली है और अपनी लापरवाही, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारत का नाम लिया जा रहा है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा देने की सीधे सीधे शैलेंद्र जी ये कोशिश नहीं तो और क्या है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर हादी के मौत की बात करें और एक कमिश्नर लेवल का आदमी अगर वो बोल रहा है कि उसके पास इंटेलिजेंस है, तो उसके बाद वो जो उसने वर्ड बोला इनफॉर्मल, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इनफॉर्मल क्या होता है? हाँ, ज़्यादा बड़ी बात। अच्छा चलिए, उन्होंने वो दो नाम भी ले लिए, बड़ी अच्छी बात है। चलिए आज मैं भी इनफॉर्मली दो नाम लेता हूँ कि इन कमिश्नर साहब का जो ड्राइवर है रहमान, वो एक्चुअली मंडल और दीपू के जो किलर्स हैं उनको अपनी गाड़ी में लेकर इनके ऑफिस लेकर गया और वहां छुपा रखा है। ये मेरा इनफॉर्मल है। व्हाट इज इनफॉर्मल? आपके पास प्रोसीजर्स हैं, आप इंटरपोल में जाइए, रेड कॉर्नर नोटिस डालिए, 100 तरीके हैं जिनमें मैं आप ऑफिशियली की टेकअप क्यों नहीं कर रहे? आपको ऑफिशियली कौन रोक रहा है? देखिए ये मैं तो इनफैक्ट चौधरी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम की क्लिपिंग अपने यहां पर वायरल करें। मैं आपको प्रूफ देता हूं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दीपू और मंडल के मौत से किसको फायदा होता है? इंडिया को फायदा होता है? मुस्लिम्स को फायदा होता है? फायदा होता है सिर्फ एक को, एंड दैट इज द गवर्नमेंट, जो आज की इंटरिम गवर्नमेंट है, क्योंकि वो इलेक्शन शायद आगे ले जाएगी। उससे भी बड़ी बात मैं करता हूं। और एक उन्होंने बोला, उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन ने बोला आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है। 2900 आइसोलेटेड इंसिडेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। आप एक और ऐड कर लीजिए उसमें, अगर ये आइसोलेटेड है। समझने वाली बात है आपके लिए। मैं कहता हूं कि चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि अगर प्रोटेस्ट एंटी बंगला हो रहे हैं यूके में, खालिस्तानीज का क्या काम है? दैट मीन्स कनेक्शन कहाँ है? जमात का कनेक्शन कहाँ है? जमात की पैदाइश कहाँ है? जमात की पैदाइश पाकिस्तान की है, जब बांग्लादेश बना था उस समय की बात है। उससे भी बड़ी बात कर रहा हूं कि ओके, हमारे ऊपर इल्जाम है यूनुस का कि हम किलिंग्स के बारे में कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं। यूनुस साहब, आपसे पहले तो नहीं करते थे हम, ये अगस्त 2024 के बाद से ही क्यों हो रहा है? अगर वहां, और फिर भी कितनी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है हमारी ऑफिशियल कि हम माइनॉरिटी किलिंग्स को कंडेम करते हैं जिसमें बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और हिंदूज इन्वॉल्व हैं। हम सिर्फ हिंदू को, लेकिन वहां पर तादाद हिंदू की ज्यादा है तो इसलिए हिंदू ज्यादा दिखता है। और एक बात बताइए, अगर मैं हिंदू के लिए कर भी रहा हूं तो क्या ऑब्जेक्शन है? इस दुनिया में और कौन करेगा? हिंदुस्तान छोड़कर हिंदुओं का प्रोटेक्टर और कौन बनेगा? आपका ट्रंप जो है वो नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के लिए अटैक कर सकता है, एरियल अटैक कर सकता है। मैं अपने हिंदूज के लिए बोल भी नहीं सकता। आपके जो चल रहे हैं एजेंडा, उनके साथ चलता रहूं। मैं समझता हूं अगर इंडिया एक्चुअली ढाका के अगेंस्ट होता, एक सेकंड और लगाऊंगा, अगर हम उनके अगेंस्ट होते, हम उनका ट्रेड रोक देते, हम उनका कपड़ा रोक देते, हम उनकी कपास रोक देते। उनमें से कोई भी एक चीज अगर हमने रोकी है तो आप बताइए। वी आर फॉर द गुड ऑफ ढाका। और अगर ढाका ISI और पाकिस्तान के हाथों प्ले अप कर रहा है तो ये चौधरी साहब आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने यहां बताइए।
बिल्कुल, और इस वजह से वहां जो तस्वीरें हैं वो ऐसी दिखने भी मिल रही हैं। शैलेंद्र सर, आपने एक एक पॉइंट बखूबी उठाए हैं। इस बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बांग्लादेश के हादी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटर फैजल की बहन के घर से बैंक चेक बरामद हुआ है। बड़ी जानकारी है, घर से 219 करोड़ टका के 11 बैंक चेक मिले हैं और 7 संस्थाओं 6 लोगों से फैजल को 46 करोड़ टका भी दिए गए हैं। अब ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये चेक आया तो आया कहां से और क्यों घर से बरामद हुआ है और किसने पहुंचाया है। तो देखिए, ये जानकारी अपने आप में बड़ी है। 219 करोड़ टका के 11 बैंक चेक बरामद हुए हैं और पता यह भी चला है कि 7 संस्थाओं 6 लोगों ने फैसल को 46 करोड़ रुपए दिए। जो शूटर था फैसल, उसकी बहन के घर से ये बैंक चेक बरामद हुए हैं। यानी सब कुछ प्री प्लान्ड वे में अंजाम दिया गया। इसके पुख्ता सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। पहले से ये योजना थी कि हादी को मरवाया जाएगा, उसकी हत्या करवाई जाएगी और बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा दी जाएगी। कुल मिलाकर यह प्लानिंग का हिस्सा नजर आता है। प्रगति। बिल्कुल, और बांग्लादेश चुनाव से पहले छात्रों की एनसीपी में फूट की खबर भी सामने आ रही है। जमाते इस्लामी से संभावित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन हादी के हत्याकांड को लेकर ये जो चेक की खबर आ रही है, इस पर पर्दाफाश हुआ है। कनेक्शन क्या है? शूटर फैसल की बहन के घर से 11 बैंक चेक बरामद हुए हैं। पुलिस ने 219 करोड़ टका के बैंक चेक बरामद किए हैं। 6 शख्स और 7 संस्थाओं ने ये बैंक चेक जारी किए हैं। 11 बैंक चेक जांच में जारी करने वाले खाते इन एक्टिव मिले हैं। अब इनकी कोई जानकारी ही नहीं है और जिन खातों के चेक जारी हुए हैं उनमें ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। अब देखिए कितने सारे सवाल हैं। सबसे ज्यादा 10 चेक प्रीमियर बैंक के गुलशन ब्रांच से जारी हुए हैं, यह भी एक खबर है। 35 करोड़ के 10 चेकों के बारे में मैनेजर को जानकारी ही नहीं है जब सवाल जवाब किए गए। फैजल की बहन के घर के पास कई गोलियां भी बरामद हुई हैं और बरामद गोलियां वैसी ही थी जिसने हादी की हत्या हुई थी, जिससे हादी को मौत के घाट उतारा गया था। फैजल की बहन के घर के पास के सीसीटीवी से कई सबूत भी मिले हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शोएब सर, ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इससे तो साफ है कि प्री प्लान तरीके से सब कुछ हुआ है। गोलियां जो बरामद हुई हैं वो सबूत दे रही हैं और ये जो ब्लैंक चेक बरामद हुआ है ये कहां से आया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। प्रगति जी, आपसे मैं 3 मिनट की टाइम लेना चाहता हूँ कि एक्सप्लेन करने के लिए। ये पर्दाफाश है जो हमारी ये सम्मानित कॉन्फिडेंस बांग्लादेश में थे, उनको भी पता है। 219 को लगता है क्या बांग्लादेश में किसी को मरवाने के लिए? और जो जो बैंक से ये चेक इशू हुआ, इसके ज्यादा से ज्यादा अकाउंट बंद है, क्लोज्ड अकाउंट। दूसरा है कि देखिए यूनुस की जो नेताएं हैं, जमात के जो नेता हैं, वो लोग अभी पब्लिकली एडमिट कर रहे हैं कि वो अवामी लीग के अंदर अवामी लीगर बन के घुस के जितने उल्टा पलटा काम की, उल्टी पुल्टी काम की, ये हसीना को बदनाम करवाने के लिए। ये जो शूटर की बात कर रहे हैं, जो बात हो रहा है, ये शूटर भी जमात इस्लामी का है और ये चेक, ये गोली, ये सब नाटक है। बांग्लादेश में रोड नंबर 71 गुलशन में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, उसके अंदर ढाका सेल है, एक ब्रिगेडियर के अंडर। ये ढाका सेल का काम है। ये जो खून खराबा हो रहा है, पूरा ढाका सेल का काम है। मैं दावा के साथ कहता हूं, खूनी कहीं भी नहीं पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर है। पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर ढाका सेल में है, नहीं तो आईएसआई के सेफ हाउस में ये है, कहीं नहीं गया। और उनको कैसे पता चलता है कि भारत चले गए? कोई वीडियो फुटेज दिखाए, कोई एविडेंस दिखाए? कुछ भी नहीं। बांग्लादेश में हजारों सीसी कैमरा है। अगर वो क्रॉस किया बॉर्डर तो सीसी फुटेज है, होना चाहिए था। मैं दावा के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि हादी के खूनी पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर है, आईएसआई की ढाका सेल के अंदर, नहीं तो आईएसआई के सेफ हाउस में, क्योंकि ये खून पाकिस्तानी आईएसआई ने करवाया है।
और बहुत इसके बड़ी बात और एक आप ये evidence- कह रहे हैं कि देखिए, आईएसआई की जो एक ढाका सेकंड, सेल है एक वो सेकंड समीर इस भाई। हत्याकांड के पीछे है, लेकिन शोएब साहब अब ऐसे लोग पकड़े कैसे जाएंगे? अल्पसंख्यकों पर अत्याचार खत्म कैसे होगा? तारिक रहमान की वतन वापसी के बाद चुनाव तो फरवरी में होने हैं, तो क्या फरवरी तक यही सिलसिला चलता रहेगा? इसे कोई रोकने वाला फिलहाल आपके देश में नहीं है, क्या यह मान लिया जाए? समीर भाई, इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि हादी के खून कैसे पाकिस्तान ने करवाया, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि हादी के खून के साथ साथ जब दीपू चंद्र का खून होता है और हमारे लंदन हाई कमीशन में जब हमारे बंगाली भाई लोग हिंदू भारतीय प्रोटेस्ट करता है, वह पाकिस्तानी आईएसआई की प्रोडक्ट खालिस्तानी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें साबित हो गया क्लियर कट कि पाकिस्तानी आईएसआई इज बिहाइंड एवरीथिंग। और जैसे आपने पूछा कि फरवरी तक ये सब चलेगा क्या नरसंहार, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बंगाली को आप सब जानते हैं, बंगाली जाग गए हैं और ये जो चुनाव है ये एक नाटक है, क्योंकि चुनाव के दिन यूनुस रेफरेंडम भी कर रहे हैं और वो रेफरेंडम यूनुस को सुप्रीम लीडर बनाएगा, बांग्लादेश को खिलाफत राष्ट्र बनाएगा। अगर वो तारिक रहमान को भी महसूस नहीं, वो भी गलती में है, कोई चुनाव की कोई रिजल्ट से कुछ भी नहीं आने जाने वाला है। चुनाव के दिन 12 फरवरी जो रेफरेंडम, शोएब साहब बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, बांग्लादेश चुनाव से पहले छात्रों की एनसीपी में भी फूट पड़ गई है। जमाते इस्लामी से संभावित गठबंधन को लेकर बवाल मचा हुआ है। एनसीपी में सीट बंटवारे को लेकर भी मतभेद है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के दौरान इस एनसीपी का गठन हुआ था, लेकिन अब यहां भी दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं और टकराव आपस में ही नजर आ रहा है। तो देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त किस तरह के हालात हैं ये आपके सामने हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर्स की जो एकता थी वो भी अब नजर नहीं आ रही है और गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। अलग अलग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, मतभेद नजर आ रहे हैं। यूनुस का दांव फेल, चुनाव से पहले ही बगावत। छात्रों के संगठन एनसीपी में चुनाव से पहले ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। एनसीपी के मुख्य लीडर महफूज आलम ने पार्टी से दूरी बना ली। शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में इसने अहम भूमिका निभाई थी। महफूज आलम ने एनसीपी जमात गठबंधन का विरोध किया। सीट बंटवारे को लेकर 30 सीनियर नेताओं ने विरोध जताया। तो इन कट्टरपंथियों से वहां के शेख हसीना विरोधी भी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। यह बड़ा पॉइंट है। जमात से विरोध क्यों? एनसीपी ने क्या कहा? जमात की विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जमात का पुराना इतिहास देश विरोधी रहा है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की विरोधी है जमात। जमात ने नरसंहार और युद्ध अपराध किए हैं। जमात की सोच लोकतंत्र विरोधी है और यही कहते हुए जमात से विरोध का खुलेआम इजहार किया गया है एनसीपी के एक गुट की तरफ से। यह बड़ा डेवलपमेंट है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। चिकन नेक कॉरिडोर पर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सदगुरु का बड़ा बयान, 78 साल पुराना भू राजनीतिक असंतुलन है। यह कहा गया 1971 में दुरुस्त किया जाना चाहिए था। चिकन नेक पर धमकी का जवाब दिया जाना चाहिए। चिकन नेक को हाथी में बदल देना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, ये डिमांड अब लगातार उठने लगी है और इसका अपना कॉन्टेक्स्ट है। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हावी होते हुए नजर आए तो उन्होंने एक बात कही कि चिकन नेक को मिला दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। यानी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर जो धमकी दी गई, अब उसका जवाब दिया जा रहा है। बांग्लादेश में 2 चिकन नेक। ये देखिए किस तरह से इस हिस्से का यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक तरह की धमकी देते नजर आए वहां के कट्टरपंथी तत्व। सदगुरु जो कह रहे हैं वो दरअसल यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चिकन नेक को अब हाथी बनाने का वक्त आ गया, यानी इसे इतना मजबूत कर दिया जाए या फिर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इस कदर मजबूती से जवाब दिया जाए ताकि उनको मुंह की खानी पड़े। तो ये अपने आप में चिकन नेक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमने आपके सामने रखा और ये दरअसल एक रणनीतिक क्षेत्र है जिसकी लंबाई 28 किलोमीटर है और चौड़ाई है इसकी 24 किलोमीटर, जिसके एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। और यही क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट को भारत की जमीनी सीमा से जोड़ता है।
बिल्कुल, और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो रीजन आपको दिखा रहे हैं ये ही चिकन नेक है। दोनों बॉर्डर्स को जोड़ने का काम इसके जरिए होता है और इसके साथ ही कई इकोनॉमिक ट्रेड्स और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है, जिसको लेकर बार बार बात हो रही है। और जो सदगुरु ने बयान दिया है वो इसी को लेकर दिया है। भारत के चिकन नेक के नीचे बांग्लादेश का रंगपुर क्षेत्र है, इससे पहले वाले मैप में आपको दिखा रहे थे। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और मेघालय को मजबूती से जोड़ने के लिए भी बांग्लादेश को खो सकता है। इस वजह से इसको लेकर यह बयान सदगुरु की तरफ से दिया गया है। जी हाँ, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। शैलेंद्र सर, जो इससे पहले पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर धमकियां दी गई और जिस तरह से आईएसआई का, पाकिस्तान का पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर जिस तरह से उनके सर पर हाथ रखा हुआ है पाकिस्तान ने, दोनों को जोड़कर देखते हैं तो क्या नजर क्या आता है? बहुत संक्षेप में अगर आप बता पाए। मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर बात है। एपी सिंह साहब ने क्या कहा था आईएसआई और पाकिस्तान के बारे में? मुंगेरी लाल के हसीन सपने और मनोहर कहानियां, वो मेरे ख्याल एक्सपोर्ट करी गई हैं बांग्लादेश में कि आप चिकन नेक की तरफ देखना शुरू कर दो। औकात नहीं है, औकात नहीं है इन दोनों कंट्री की कि ये किसी भी तरह से चिकन नेक के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट कर पाए। उससे भी बड़ी बात, मैं तो सदगुरु साहब से कहूंगा, सर मेरा काम आप क्यों कर रहे हो? इसको हाथी का शेप देना है या नदी का शेप देना है, या आर्मी पर छोड़ दीजिए। वी आर क्वाइट कैपेबल। बट जब वो हाथी शेप कह रहे हैं तो वो जो 28 किलोमीटर है ना, वो मेरे ख्याल बोल रहे हैं 228 कर दो इससे, उसकी चौड़ाई, क्योंकि वो हमारे लिए अब उतना इंपॉर्टेंट हो गया है अगर उसके ऊपर कोई भी नजर देख रहा है। बैल साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी। बिल्कुल, इसमें जो 28 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, अगर देखें उससे कौन सा एरिया कट ऑफ होता है, उनका चिटागोंग कॉक्सेस बाजार एरिया, चिटागोंग हिल ट्रैक्स, जहां पे ज्यादातर ट्रेनिंग होती थी नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स की, तो वो 28 किलोमीटर। और साथ में नीचे क्या है, उसके नीचे वो आइलैंड है जो अमेरिका चाहता है, वहां से सेंट मार्टिन आइलैंड। तो कहीं ना कहीं ये जो बता रहे हैं ये भारत को प्रोवोक कर रहे हैं। हसनत अब्दुल्ला ने भी तो यही स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली का सिर कलम कर देंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कट कर देंगे और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स को यहां पे लेके आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना, हम इस ट्रैप में फंसेंगे भी नहीं। और क्योंकि बांग्लादेश को जो इस समय चला रहा है यूनुस, वो 1971 वाले आतंकियों के साथ है, जमाते इस्लामी, रजाकार और बिहारी मुस्लिम, जिन्होंने 30 लाख बंगालियों को मारा था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, जिसने कई लाख बंगाली विमेन के साथ दुर्व्यवहार किया था और नस्ल बदलने की बात कही गई थी। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि 1947 वाला बांग्लादेश जो है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, वापस पाकिस्तान के साथ मिल जाए। आम बंगाली ये नहीं चाहता बांग्लादेश के अंदर। आम बंगाली इंटेलेक्चुअल है, आम बंगाली कल्चरल है और उसकी एफिलिएशन भारत के साथ है। और यही चीज है कि वो प्रोवोक कर रहे हैं, इसी बंगाली अस्तित्व को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमें उनको यह बताना है कि हमारी वल्नरेबिलिटीज है एक ही 22 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, लेकिन आपकी तो मल्टीपल है। अगर हम चाहें तो हम अपना ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड कर सकते हैं, उनका पूरा का पूरा ट्रेड खत्म कर सकते हैं, हम एयर ब्लॉकेड कर सकते हैं, हम उनको नेपाल से और भूटान से बंद कर सकते हैं। और बांग्लादेश का फिर वो हाल होगा जो सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि हम दोस्ती चाहते हैं, हम आम बांग्लादेशी के साथ हैं, हम कट्टरवादियों के साथ नहीं है। हमारा निशाना पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि वही इन कट्टरवादियों को फंड करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी और इनडायरेक्टली एमईए की तरफ से बार बार इस बात को बताने की कोशिश भी की गई है। रोक रही हूं सर आपको, इधर बांग्लादेशी हाई कमीशन में पाकिस्तान के आईएसआई की ढाका सेल के बाद मुनीर नई साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की यूनुस से मुलाकात, ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों के बीच मुलाकात हुई। ये तस्वीरें देखिए, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। जनवरी से ढाका कराची के बीच शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। सामने आया है पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा। आसिम मुनीर ने फोन पर इसकी जानकारी दी। इशाक डार ये कह रहे हैं भारत ने 36 घंटों में 80 ड्रोन दागे थे। इशाक डार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर का खौफ रह रहकर पाकिस्तान के हुक्मरानों की जुबान पर आता नजर आ रहा है। इशाक डार कह रहे हैं कि भारत ने 36 घंटों में 80 ड्रोन दागे। कल ही हमने आपको सुनाया था पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बयान,
जिसमें वो कह रहे थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उनकी सेना ने उन्हें राय दी कि वो बंकर में जाकर छिप जाएं। तो ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान का कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने कबूल किया भारतीय सेना की बमबारी से छिपने को मजबूर, बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए थे। ये जरदारी की तरफ से कबूल किया गया है। बड़ी बात, सेना ने मुझसे बंकर में छिपने को कहा था। तो सुना आपने जरदारी क्या कह रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान किस कदर खौफ में थे, कैसे भय में थे, इसको वो सीधे सीधे बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जब हमला हुआ हम बंकर में छिपे, मुनीर की सेना ने बंकर में भेजा, उनको भी ये कहा गया। सोचिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को वहां की सेना की तरफ से यह बताया गया, वहां की सेना के चीफ की तरफ से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, भारत की तरफ से हमले हो रहे हैं, जाइए छुप जाइए बंकर में। यह आलम था खौफ का। और दूसरी तरफ इशाक डार डिप्टी पीएम है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ, वो दहल गए थे, भारत ने पूरा एयरबेस तबाह कर दिया। आप याद कीजिए, इसी नूर खान एयरबेस पर हमले की बात को पहले यही पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता था और आज बड़े बड़े नेता मान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की वीर सेना ने कैसा सबक सिखाया था पाकिस्तान की सेना को। तो भारत ने तो कई बार सच्चाई दिखाई है, आईना दिखाया पाकिस्तान को, लेकिन वहां के खुद नेता इस बात को कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तान को भारत ने फिर दिखाई है औकात। चिनाब नदी पर भारत बनाएगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन बताया। 260 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। तो एक और बड़ी खबर ये कि अब चिनाब नदी पर भारत हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार करेगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा। तो एक के बाद एक झटके पाकिस्तान को लगातार लग रहे हैं।